So students, how are you? So we are meeting after 2 or 3 days. So now today we want to discuss that if AC is allowed to pass through resistor, then what is the phase difference between voltage and current? अब इसको डिस्कस करने से पहले you should know the meaning of phase difference. बेटा हम दो पर्सन्स अगर इस तरीके से साथ साथ चल रहे हैं, वी आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस, तो दैट मीन्स देर इज नो फेज डिफरेंस. लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर आप और आपकी फ्रेंड है, बातचीत कर रहे हो, उसके बाद आपने इस तरफ को चलना शुरू कर दिया और आपकी फ्रेंड ने इस तरफ को जाना शुरू कर दिया. So phase difference between the two comes out to be 180 degree. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसी तरीके से हम ये देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास है एक रजिस्टर और आपने इस रजिस्टर को एसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया. एसी सप्लाई इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो ये रेजिस्टेंस आर है. तो अगर मान लीजिए अब आपको पता है कि वोल्टेज एसी वोल्टेज इज गिवन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t. तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि व्हेन दिस वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R, देन व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. और उसके लिए हम ये मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फेज डिफरेंस इनमें कैसे आएगा. ठीक हो गया. अब सिंपल सी बात लो कि अगर अब आप ये V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट कितना फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस R में से, दैट इज I. तो आपके पास बचे अब क्या आएगा, V is equal to I into R. I is the current flowing through this resistance at any instant and R is the value of resistance. So that means आपके पास आ गया IR is equal to V0 sin of omega t. So therefore I क्या बन जाएगा, V0 by R sin of omega t. Now you see here, जब यहाँ तक आ गया कि अब अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे हो बेटा तो वैल्यू ऑफ I किस पे डिपेंड कर रही है. आपने एक वोल्टेज अप्लाई की तो उस वोल्टेज की पीक वैल्यू तो फिक्स है ना, और उसके बाद R जो आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो भी फिक्स है. सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ I विल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t. And you know that maximum value of sine of omega t is 1. So that means I maximum कितना बनेगा, that will be V0 by R and we call it as I0. That is the peak value. I maximum है तो maximum means peak value. So now if you take it like this, इसको आप इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ना इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज. तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t. ठीक हो गया. सो इसका मतलब हम देखो बेटे कहाँ पर पहुंचे, हमने ये कंसिडर किया कि दिस इज द वोल्टेज विच इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस R. तो उसके बाद उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I which is equal to I0 sin of omega t. So now if you compare 1 and 3, क्या कर रहे हैं हम, compare 1 and 3, क्या आ रहा है. तो यहाँ देखिए कि अगर आपने लिया बेटा ओमेगा t 0 है ना, तो अब आप तो नेचुरली यहाँ भी वही है. तो दैट मीन्स इसमें आपके पास क्या आएगा कि वोल्टेज
and current are in phase. क्योंकि आफ्टर टी टाइम दोनों ने जो एंगल ट्रेवर्स किया दैट इज द सेम एंड दैट एंगल इज ओमेगा टी. मोरोवर आपको मैं ये और अच्छे तरीके से और क्लियर वे में समझा रही हूँ कि कैसे. अब आप बेटा देखें कि आपके पास था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. इसमें हम ऐसा करते हैं, हम ओमेगा टी की वैल्यू ले लेते हैं. ओमेगा टी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली टाइम के ऊपर. अब ओमेगा टी मीन्स 2π/t इंटू टी. ठीक हो गया. तो इसमें मैं पहले लिख रही हूँ व्हेन टाइम टी इज 0. तो ओमेगा टी आपके पास क्या बन जाएगा? 0. तो v आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी दैट इज 0. सो ये आपके पास आ गया 0. और साथ में ही हम i लिख लेते हैं, तो i भी 0 बनेगा क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपने 0 ले ली. ठीक हो गया. नाउ वी आर टेकिंग t इज इक्वल टू t/4. तो जब आप यहाँ t/4 लगाओगे तो ओमेगा टी कितना बन गया बेटा? π/2. यहाँ t/4 लगाया तो t से t कट गया, तो एक 2 से 2 कट गया, तो इट इज π/2. तो v आपके पास क्या आएगा? v नॉट साइन ऑफ π/2. साइन ऑफ π/2 इज 1, तो ये v नॉट आ गया. तो यहाँ भी साइन ऑफ π/2 इज 1, तो i इज i नॉट. मेरा ख्याल है यहीं से आपको क्लियर हो गया कि जब वोल्टेज 0 है करंट भी 0 है. जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है. इसी तरह व्हेन t इज t/2 तो ओमेगा टी क्या बन गया? अब t/2 से ये पाई बन गया. साइन 180 डिग्री 0, तो v भी 0 हो गया, i भी 0 हो गया. और जब आपने लिया t इज 3t/4 तो ओमेगा टी कितना बन गया? 3π/2. अब ये साइन ऑफ 3π/2 में साइन ऑफ 270 डिग्री, और बेटे साइन ऑफ 270 डिग्री लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहाँ साइन क्या आएगा? माइनस. तो दैट मीन्स साइन 270 डिग्री इज -1, तो v विल बी माइनस v नॉट. तो i भी क्या आ गया? माइनस i नॉट. एंड व्हेन t इज t तो ओमेगा t इज 2π, साइन ऑफ 360 डिग्री इज 0, तो v इज 0 एंड i इज ऑल्सो 0. तो आपके पास इस तरीके से आया कि नहीं? तो अब आप यहाँ से देखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की कैसे बनेगी. मैथमेटिकली तो मैंने आपको समझा दिया कि v इज v नॉट साइन ओमेगा टी एंड i नॉट साइन ओमेगा टी. सो दैट मीन्स कि वो इक्वल एंगल दोनों में चल रहा है. अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेनी है, ये सेंटर में ले लिया. इस साइड पर मैं t टाइम ले रही हूँ 0, देन t/4, t/2, 3t/4 एंड t. और इस साइड पे मैंने वोल्टेज ली v नॉट, तो अगर ये v नॉट है तो ये माइनस v नॉट आ गया. व्हेन t इज 0 v इज 0. यहाँ पर t/4 पे मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ पर मैक्सिमम बट इन दी नेगेटिव, यहाँ 0. सो दैट मीन्स द ग्राफ इज द साइन कर्व लाइक दिस. ठीक हो गया ना? तो जब इस तरीके से ये ग्राफ आपके पास आ गया, ये आ गया वोल्टेज का, तो बच्चे करंट का भी तो इसी तरीके से बनना है. तो अब आप करंट का जब बनाओगे तो आई एम टेकिंग, मैं इसको डॉटेड शो कर देती हूँ. मेरे पास दूसरे कलर का इस टाइम पेन नहीं है, अदरवाइज मैं दूसरे पेन से शो कर देती तो जिससे आपको क्लैरिटी हो जाती. तो मैंने डॉटेड शो कर दिया. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को. तो जब वोल्टेज मैक्सिमम है करंट भी मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मिनिमम है करंट भी मिनिमम है. तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. अब क्लियर हो गया ना अच्छी तरीके से? सो इसका मतलब हमने इसमें ये सीख लिया कि whenever AC is allowed to pass through resistance, then voltage and current remain in phase. अब इसमें जो आपके पास V is equal to V नॉट साइन ओमेगा t है, अब आपको कहा जाता है कि you draw phasor diagram. Phasor diagram means बेटा in terms of the angle. तो जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ठीक है, ऐसे.
इस तरीके से आप ले रहे हो तो ये आपके पास है लेट अस से ओमेगा टी, और ये मान लीजिए कि ये O से A यहाँ तक ले लो, O से A ये आपके पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V नॉट। तो मैं यहाँ से बेटा ये क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आ गया B। अब आप ध्यान से देखिए, इफ दिस एंगल इज ओमेगा टी देन दिस इज ऑल्सो ओमेगा टी, है ना, ऑल्टरनेटिंग एंगल्स आ गए। अब ये V नॉट है, तो अब आप इसमें अगर बच्चे ये लगाओगे व्हाट इज OB बाय OA, OB बाय OA विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि अगर आप OAB राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल 90 डिग्री बन गया, ये ओमेगा टी है, सो दैट मीन ये साइड बेस बन गई और ये साइड परपेंडिकुलर बन गई। तो ना परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, तो OB बाय OA इज साइन ओमेगा टी, तो OB OA क्या है V नॉट, दिस इज साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब OB किसके बराबर आ गया, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दैट मीन्स नाउ आई कैन राइट दिस थिंग एज V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम में यही मीनिंग हो गया कि यू आर रिप्रेजेंटिंग कि भाई जी पीक वैल्यू V नॉट अगर इस तरफ है एंड दिस इज द रोटेटिंग वेक्टर ओमेगा टी एंगल नेचुरली। अब मैंने आपको कहा क्यों किया, क्योंकि आप इसमें देखिए बेटे व्हेन एंगल इज ज़ीरो तो इसकी प्रोजेक्शन ज़ीरो हो जाएगी है कि नहीं, तो इस तरीके से ले रही हो। और अब अगर मैंने करंट को लेना है तो आई विल राइट हियर दिस लाइन ए डैश, तो ये क्या बन गया बच्चे आई नॉट, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में अब क्या नोट किया, सबसे पहले चीज़ आपने ये नोटिस की कि सिंपली जो सबसे पहला पॉइंट है कि ओम्स लॉ, और यू कैन से दिस रिलेशन V is equal to IR is equally applicable for both AC circuit and DC circuit। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। कौन सा पॉइंट मैंने बोला है कि V is equal to IR relation, this is applicable for both AC circuit as well as DC circuit। दूसरा फिर हमने इसमें क्या ले लिया कि when voltage is allowed to pass through resistance, when AC is allowed to pass through resistance then voltage and current remain in phase। तो उसमें जो फेजर डायग्राम है वो आपके पास ये आएगी, और ये डायग्राम हमें क्लैरिटी दे रही है कि भाई देयर इज नो फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और वो कैसे पता चल रहा है कि वोल्टेज इज मैक्सिमम देन करंट ऑल्सो रिमेन्स मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम बिहेवियर ये देख रहे हैं। अब अगर आप याद करो तो जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिया था तो वहाँ भी ये चल रहा था, पर उसमें ये बात थी कि उसमें बच्चे वेरिएशन होती ही नहीं है, उसमें तो हमारे पास करंट रहता ही कांस्टेंट है, तो वोल्टेज भी उसके हिसाब से आएगी, तो इसलिए वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अब हमने इसमें नेक्स्ट लेना है इंडक्टर की बात करनी है। नाउ वी विल डिस्कस फेज relationship between voltage and current when AC is allowed to flow through inductor, when AC is allowed to flow through inductor। ये कैसे करेंगे, इसके लिए बच्चे आप देखिए, इसमें हमने यूं ले लेना है कि आपके पास अब ये है इंडक्टर और इसको आपने जोड़ दिया AC के साथ। इंडक्टर क्या है, एक कॉइल, यानी कि वो वायर है आपके पास
उसको बेटे कॉइल फॉर्म में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी ले रहे हैं, L। तो अब आप देखिए, आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर वो अप्लाई होगा कि जब आप बात कर रहे हो इसमें बेटे, तो यू नो दैट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द रिलेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सो दैट मीन्स जब वेरिएबल वोल्टेज बेटा पास होगी इस इंडक्टर में से, यानी कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर विल गो ऑन चेंजिंग। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है उससे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नुक्ता बताऊं कि पहली जो 2 लाइनें हैं ना, उनको बस याद करना है, उसके बाद आपकी आगे तो सारा मैथमेटिक्स है जो आपका आराम से चलता रहेगा। तो हमने इसमें क्या कहना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, which means that magnetic flux linked with inductor goes on changing, and due to change of magnetic flux induced EMF is developed। ठीक होगी बात। So that means induced current will flow, तो वो induced current क्या करेगा, that will oppose the growth of the current। तो इसलिए इसमें हमने क्या लेना है, हमने इसमें ये कॉन्सेप्ट लेना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड ईएमएफ, बस। ठीक है, तो अब अगर आई करंट पास हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है, तो नेचुरली बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी -L di/dt। अप्लाइड ईएमएफ कितनी है, ये जो आप ले रहे हो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इसका मतलब क्या बन गया आपके पास कि V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt। 2 माइनस प्लस हो गया, तो दैट मीन यू आर गेटिंग L इंटू di/dt इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब लाइन तो इसी की ज़रूरत है ना। अगर ये आपको क्लैरिटी हो गई तो हमने क्या कहा कि अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस आर्टिकल में करना क्या है हमने बच्चे, पता है क्या करना है, हम वोल्टेज से शुरू हुए थे, हमें कहाँ पहुँचना है, करंट पे। अब सीधी सी बात आ गई कि यहाँ से हमने देखना है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, कैसे देखेंगे। अब आप इसमें बेटे इसको डी आई ले लो, क्या बन जाएगा, V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी डी टी। अब दोनों साइड पर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपके पास बन गया डी आई की इंटीग्रेशन, आई आ गई, V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी की माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय d/dt of omega t, that is omega। So that means you are getting I is equal to minus V naught omega L into cos of omega t। So clear हुई बात कि पहला स्टेप हमारे पास ये था और दूसरा स्टेप अब ये आ गया। अब बेटे क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हमें ये याद रखना है कि करंट को भी इन टर्म्स ऑफ साइन लाएंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। वो कैसे कि अब आपके पास है I इज इक्वल टू V नॉट बाय ओमेगा L। नाउ इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा टी क्या बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। अब मैं ये आपको अलग से करके बता देती हूँ। ये देखो बेटा, आपको मैंने लिखा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये बन गया साइन ऑफ माइनस
π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये वाला बात बन गई आपके पास। मैंने इसमें तो बेटा ये माइनस का साइन बाहर निकाल दिया ना, तो ये बन गया आगे माइनस साइन ऑफ थीटा। नाउ दिस इज माइनस का साइन, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और 90 डिग्रीज और मल्टीपल, तो साइन विल चेंज इनटू कोसाइन। सो दैट मीन्स माइनस कॉस ओमेगा टी किसके बराबर है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। तो अब अगर वोल्टेज ये है तो करंट आपके पास ये आया। पहले यहाँ तक इस चीज़ को ध्यान से समझिए, कैसे स्टेप याद करने हैं। फर्स्ट स्टेप कि वी कंसिडर्ड अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और सेकेंड स्टेप के अप्लाइड EMF और अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस क्या है, माइनस LdI/dt, so that comes out to be equal to minus V0 sin omega t। फिर थर्ड स्टेप क्या याद रखना है कि हमें I करंट तक पहुंचना है। अब I करंट तक पहुंचे तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट स्टेप में है कि कंपेयर तो तभी कर पाएंगे अगर हम इस एक्सप्रेशन को भी इन टर्म्स ऑफ साइन लिखेंगे। तो मैंने कहा कि मैं माइनस कॉस ओमेगा टी को ये लिख रही हूँ, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना भी कैसे लिख दिया। तो उसके लिए मैंने कहा कि साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बन गया। अब ये क्या बन गया, साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और अब ये आपके पास क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन विल चेंज इनटू कोसाइन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। अब आपको, मेरे को लग रहा है सीधी क्लैरिटी हो रही है कि वोल्टेज में जितने टाइम में एंगल ओमेगा टी कवर होगा तो करंट में कितना एंगल कवर होगा, ओमेगा टी माइनस π/2। अब जैसे आपने पीछे हमने उसमें किया था, आपने देखा π/2 पे वोल्टेज हुआ मैक्सिमम टू 0 आ रही है। सो दैट मीन्स इसमें यही होगा कि व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम करंट इज 0, व्हेन करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज इज 0। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस between voltage and current, phase difference between voltage and current is π/2। और इसमें हम क्या कह रहे हैं, voltage is leading the current by π/2, और we can say current lags behind the voltage by π/2। ठीक होगी बात। तो ये इसमें हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ से इस पॉइंट को, इन एक्सप्रेशंस को देखते हुए फेजर डायग्राम बनाते हैं। यू ट्राई ऑल्सो, आपको ट्राई करिए, देखो कि आपने जो पहले में मैंने समझाया था वो क्लियर हुआ है या नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से करोगे तो यू विल एंजॉय इट। अब इसमें मैं ऐसे करूँगी क्योंकि करंट ने पीछे जाना है, ये हो गया। अब मैंने ये एंगल ले लिया बच्चे ओमेगा टी, और मैंने यहाँ तक रखा, तो ये O से A, दिस इज V0 वोल्टेज, तो ये मैंने पॉइंट B ले लिया, तो ये भी बेटे ओमेगा टी आ गया। तो दैट मीन्स दिस OV इज V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब इसमें करंट इज नॉट इन दैट डायरेक्शन, करंट क्या है, पीछे है, कितना, π/2। सो दैट मीन्स मैं इसके परपेंडिकुलर ले लूँगी ये लाइन, लेट अस से दिस इज OC। तो आपके पास अब ये एंगल π/2 बन गया। तो बेटा अब मैं अगर ये पॉइंट यहाँ पर OD लिख रही हूँ, तो ये आपके पास अब क्या बनेगा, दिस इज OC इज I0, तो इट विल बी I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि ये टोटल एंगल है ना तुम्हारे पास, ये टोटल एंगल कितना है, π/2 है ना। तो फिर ये कितना बनेगा, π/2 माइनस ओमेगा टी, तो ये भी π/2 माइनस ओमेगा टी, और माइनस का साइन है तो नीचे आ गया, इसलिए आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा।
तो इस तरीके से हम इसमें ये एंगल्स की शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जब बना रहे हो तो यू कैन सी कि इसमें अब करंट ये है और इस तरह से वोल्टेज है। तो अब इसमें आपने क्या सीखा कि व्हेनेवर AC is allowed to pass through inductor, then current lags behind voltage by pi by 2। तो अगर आपको इसमें फेज रिलेशनशिप का क्वेश्चन आए तो आपने बेटा यहाँ तक एक्सप्लेन करना है और आपको स्टेप्स भी याद होंगे। हमेशा बेटा इसमें यही होता है कि मैथमेटिक्स आपका ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, स्टेप याद कर लीजिए। पहला स्टेप अप्लाइड वोल्टेज, सेकेंड स्टेप इंड्यूस्ड, अप्लाइड इज इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड, और वहाँ से करंट, और उसके बाद कि वोल्टेज एंड करंट इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ द एंगल, बस दैट्स ऑल। अब इसमें सेकेंड पार्ट जो दूसरा हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे बच्चे अब हमने पिछले आर्टिकल में रेजिस्टेंस लगाई, तो हम ही कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। तो इसी तरीके से जब आप ये इंडक्टर AC पे लगा रहे हो तो हम वैसे भी कहा ना हमने कि इंड्यूस्ड EMF विल डेवलप विच विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। तो वो क्या आ गया? अपोजिशन ही आ रही है ना। तो इसलिए व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस is the resistance offered by inductor to flow of AC। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज X। X इज द सिंबल फॉर रिएक्टेंस, और जब मैंने साथ में L लिख दिया इट मीन्स इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये आपके पास किस तरीके से आएगी, तो आप इसमें बच्चे अब ये देखिए कि आपने इसमें लिया कि I0, अब ये देखो था ना I is V0 by omega L, तो अब आप इसमें अगर करोगे बेटा तो what will be maximum value of sine of omega t minus pi by 2, that is 1, so that means I0 is equal to V0 by omega L। तो जिससे आपके पास आ जाएगा कि I is equal to I0 sin of omega t minus pi by 2। So that means कि ये आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है ना। सो यहाँ से इसका मतलब क्या बना कि ओमेगा L is V0 by I0। So this you are taking ratio of peak voltage to peak current। अब इसमें हम जो बेटा वोल्ट मीटर या एमीटर है वो RMS वैल्यू स्टडी करता है, तो आप इसमें नो प्रॉब्लम, आप ऊपर भी √2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू दैट ऑफ करंट। तो ये दिस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। तो क्या होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट? दैट इज रेजिस्टेंस। तो इसमें उसको हम क्या कह रहे हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो समझ आया कि इस केस में अब यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगी? XL दैट इज इक्वल टू ओमेगा L। कैसे आई? क्लियर हो गया कि वी आर सिंपली टेकिंग कि ओमेगा L इज V0 by I0। इट मीन्स ओमेगा L इज द रेशियो ऑफ RMS voltage to that of current, and ratio of voltage to current is nothing, that has got the dimensions of resistance, so it is the reactance। तो सबसे पहली चीज इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस का कि इट इज इक्वल टू ओमेगा L। इसका मतलब XL is equal to 2 pi NL, where what is N? N क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। अब इसमें बच्चे ध्यान से देखिए कि अगर आप इसमें ले रहे हो DC सप्लाई, फॉर DC सप्लाई, कि मान लीजिए कि इंडक्टर के साथ DC लगा है, तो DC सप्लाई के लिए N की वैल्यू क्या आ गई? 0।
तो आपके पास XL क्या हो गया 0। तो इसका मतलब अब ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ बेटा, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें क्या गया कि इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ DC, दैट मीन्स कि इट विल बिहेव लाइक द शॉर्ट सर्किट, कि उसने कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करनी, जितना भी करंट है सारे के सारा पास हो रहा है। तो हमने क्या इसमें कहा है कि इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ DC। जब बेटा 0 रेजिस्टेंस हो तो उस चीज को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, कि तुम वायर्स दो को इकट्ठा जोड़ दो, उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं रही तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। ठीक होगी बात। अब फॉर AC, अब AC सप्लाई के लिए जब आपके पास आ गया XL इज 2 पाई NL, तो इसका मीनिंग बन गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ L। L क्या होता है, इंडक्टेंस। L है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कि ये जो कॉइल है इसकी इंडक्टेंस कितनी है। ठीक होगी बात। तो इसका मीनिंग अब यहां से XL इज प्रोपोर्शनल टू L एंड XL इज प्रोपोर्शनल टू N, दो चीजें हैं। अब कैसे, फॉर ए पर्टिकुलर इंडक्टर, फॉर ए पर्टिकुलर इंडक्टर, कि जैसे मैंने ये इंडक्टर ले लिया जो भी है, तो उस केस में L की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो दैट मीन्स अब इसमें ये देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाने हैं कि अगर मैं इस साइड पर ले रही हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई N और इस साइड पर मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ले रही हूं, then this graph comes out to be the straight line graph passing through this origin। origin से क्यों पास हुआ, because when N is 0 XL is 0, तो इसलिए ये origin से पास हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ग्राफ आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक होगी, क्लियर होगी बात। अब दूसरा जो मैंने कहा था XL इज प्रोपोर्शनल टू L, अब इसका क्या मीनिंग है बेटा, इसका ये मीनिंग है कि जैसे अब ये जो आपने कॉइल ली, अब इसके अंदर एयर है, आपको याद होगा कि L जो रिएक्टेंस की बात हम इसमें करते हैं तो वो पता है क्या होती है, L जब आप लेते हो इंडक्टेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, कि इसके अंदर इसकी कितनी वो है, म्यू नॉट म्यू आर, है ना। तो इसलिए फॉर एयर कोड इंडक्टर, एयर कोड इंडक्टर मीन्स कि जब यहाँ पर एयर है, जैसे बेटा मैं एक पेंसिल के ऊपर वायर लपेट लूँ, उसका पेंसिल को बाहर निकाल दूँ, तो अंदर क्या है, उसमें जो कॉइल बन गई एयर ही है ना। तो एयर कोड इंडक्टर के लिए, और दूसरा आयरन कोड इंडक्टर, आयरन कोड इंडक्टर, उसमें क्या है कि मैंने एक सॉफ्ट आयरन का पीस लेके उस पर वायर लपेटी है, तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, आयरन कोर है। तो L की वैल्यू कहाँ याद है, अगर यहाँ L है तो यहाँ L डैश है, एंड L डैश विल बी ग्रेटर देन L। तो इसका मतलब क्या होगा कि XL फॉर आयरन कोड इंडक्टर विल बी मोर देन दैट फॉर एयर कोड इंडक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर इंडक्टेंस की वैल्यू L की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये मीनिंग है कि वी आर नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, वो आपके पास जो है वो ही है, लेकिन हमने क्या चीज़ चेंज की है, यहाँ पर हमने कोर चेंज की, कि वैदर एयर कोर और सॉफ्ट आयरन कोर। तो उसमें हमारे पास आ जाना है कि इसमें किस चीज़ की वैल्यू चेंज होनी, L की। तो L की वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, आयरन कोर में, तो इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, आयरन कोर इंडक्टर में। सो आई थिंक कि आपको अब ये क्लियर हो गया। सबसे पहली चीज़
कि एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका मीनिंग क्या है। सो दैट मीन्स उसमें आपने क्या देखा बेटा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज प्लेइंग द सेम रोल इन इंडक्टर एज रेजिस्टेंस इज प्लेइंग। इंडक्टर का रोल एसी में वो ही है जो रेजिस्टेंस डीसी में प्ले कर रही है। इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एसी। ठीक होगी ना। फिर हमने ले लिया कि इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, एक्सएल इज 2 पाई एन एल। एन इसमें है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई और एल इसमें क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहाँ से फिर थर्ड पॉइंट हमने देख लिया कि अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इंक्रीज होगी अकॉर्डिंगली एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज आएगी। और अगर हम डीसी लेंगे तो उसके लिए एक्सएल की वैल्यू 0 आ जाएगी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 0। और उसके बाद हमने ले लिया कि वेदर इट इज एयर कोर और सॉफ्ट आयरन कोर। अब नेक्स्ट इसमें अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ एक्सएल, तो एक्सएल के यूनिट्स क्या आएंगे, यूनिट्स ऑफ एक्सएल विल बी ओम। बड़ा सेम है जो आप वहाँ ले रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सएल के यूनिट मैडम ने ओम कह दिया, तो एक तो आप यहाँ से देख के ही कह सकते हो कि एक्सएल इज वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो चाहे एसी है चाहे डीसी है, जो आपके पास यूनिट्स हैं वोल्टेज के वोल्ट्स है, करंट के एम्पियर हैं, तो यही बनेंगे। और दूसरा मोर ओवर अगर बेटे आप यहाँ से भी लो तो देखो आपने लिया E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो एल क्या आ गया, E इंटू डी टी बाई डी आई। ठीक हो गया। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, और एल आ गया E डी टी अपॉन डी आई। दोनों अच्छा। अब देखो 2 पाई के कोई यूनिट्स नहीं, अब 1 अपॉन टी टाइम सेकेंड, E वोल्टेज वोल्ट, डी टी टाइम सेकेंड, डी आई करंट एम्पियर। तो फिर बना कि नहीं। सो इसलिए हमेशा याद रखो कि यूनिट्स ऑफ एक्सएल विल बी ओम। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसमें अब आज आप देख लीजिए, आज आपने इस लेक्चर में पहला चीज क्या पढ़ी है कि देयर इज नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी इज अलाउड टू पास थ्रू रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट क्या लिया कि when AC is allowed to pass through inductor, then voltage leads the current by pi by 2। और थर्ड हमने इसमें लिया कि resistance offered by inductor to flow of AC उसको क्या बोलते हैं, inductive reactance। और उसके बाद हमने behavior उसका देखा। So that's all in this lecture। So I think आपको ये ज़रूर पसंद आएगी जैसे ही आप इसको व्यू करोगे, क्योंकि इसमें आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग बनेगी एंड दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप व्यू करिए, अंडरस्टैंड करिए, और उसके बाद इफ़ देयर इज एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।